बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो है वो तेज़ हो गई है। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं जो यहाँ निवर्तमान एमएलसी हैं रीना देवी, जिन्हें रीना यादव के नाम से भी जाना जाता है, उनके आवास पर। चूँकि यह नीतीश कुमार का गृह जिला है तो ऐसे में यहाँ की भी चर्चा करनी ज़रूरी है। हालांकि अभी जो निवर्तमान जो एमएलसी हैं रीना यादव, सिर्फ उन्हीं की टीम जो है वो फील्ड में वर्क करती हुई दिख रही है। इनके सामने विपक्ष की कोई उम्मीदवार अभी तक फील्ड में घूमते हुए नज़र नहीं आए हैं। तो हम इनसे यह चर्चा करेंगे कि क्या जो नीतीश कुमार ने इन पर जो भरोसा जताया है वो किस प्रकार जो इनका जो पूरा कार्यकाल रहा है पिछले 6 वर्ष का, इस पर हम पूरी बात करेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि चूँकि ये एक महिला रही हैं तो इन 6 साल के कार्यकाल में इन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ खास किया है, तो हम इनसे बात करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है ना मेट्रो न्यूज़ में। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो न्यूज़ की तरफ से आए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सभी लोग जानते हैं इस बात को कि किस तरह से एक अचानक से कुछ गतिविधियाँ चेंज हुई और मेरे जो हस्बैंड जो पहले एमएलसी हुआ करते थे और उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ और परिस्थितिवश मुझे अपने उनके जगह पे जो है नॉमिनेशन कराने का मौका मिला और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और आरसीपी सर जी का, जिन्होंने ये भरोसा जताया कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपकी पत्नी में वो कैपेबिलिटी है कि आप उनको जो है माध्यम बना करके एमएलसी का चुनाव लड़ें। और मुझे बहुत ही हर्ष होता है ये सोच करके कि एक ऐसी महिला जो मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी, जो एजुकेटेड थी, जो एमए पास थी और बावजूद इसके वो घर में सिर्फ खाना बनाने के अलावा कोई काम नहीं कर रही थी। और परिस्थितियाँ बदली और परिस्थितियाँ वश जो है मेरा जो राजनीतिकरण हुआ और मेरा जो आवरण जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ, तो मुझे मौका मिला लोगों को जानने का, लोगों को समझने का, उनकी समस्याओं को समझने का। मैं ये कह सकती हूँ और खुशी से मुझे ये कहने में हर्ष होता है कि मैंने पूरा 6 साल का जो कार्यकाल है वो सिर्फ स्ट्रगल में बिताया है। मतलब मैंने अपने आप को ये सही ठहराने का कार्य किया है कि मैं एक कैपेबल महिला हूँ, मैं राजनीति के उस उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम हूँ जहाँ पे महिलाओं को जो है साइड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि महिला सिर्फ उसके पति का प्रतिबिंब है, उसकी छाया के रूप में कार्यशील होती हैं और सिर्फ अंगूठा छाप होती हैं या सिर्फ स्टैम्प पेपर होती हैं और सारा कार्यभार जो है वो पुरुष करते हैं, पुरुष चलाते हैं। लेकिन फिर मैं इस परिप्रेक्ष्य में आई कि जहाँ पे हमारे माननीय नीतीश कुमार नालंदा में महिलाओं को 50% का आरक्षण देकर के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा मौका मिला जो मैं अपने भाषणों के द्वारा या अपने मोटिवेशन भाषणों के द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने में और भूमिका प्रदान कर सकी। जो महिलाएं जो वार्ड सदस्य के रूप में थी या पंचायत प्रतिनिधि के रूप में थी या मुखिया के रूप में थी, जब कहीं हेजिटेशन उनके अंदर था तो जब उनसे मैंने मिलने का काम किया तो वो लोग भी मुझसे मोटिवेट हुई। उन्होंने सोचा कि जब ये मैडम ये कर सकती हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं और हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो ये है कि हम लोग जो है एक मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये कहें कि आपने क्या काम किया है, तो सर्वप्रथम तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माननीय नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में नालंदा के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और मैं समझती हूँ कि किसी भी जनप्रतिनिधि को उन्होंने छोड़ा ही नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने जितना विकास नालंदा का किया है शायद ही किसी समय में किसी नालंदा का इतना विकास हो सका होगा। और जिस तरह से उनका कार्यकाल चल रहा है, अब इस संदर्भ में हो सकता है कि आप मुझसे ये कह सकें कि आपने क्या किया अपने लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा ये बहुत बड़ा सम्मान है कि मैं ऐसे प्रतिनिधि के रूप में सम्मान पाती हूँ जो लोगों के द्वारा चुन करके आते हैं। आपने देखा जैसे मुखिया प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि, पंचायत समिति के प्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, मेयर होते हैं, उप मेयर होते हैं, इवन कि आप एमएलए और एमपी तक मुझे वोट करने आते हैं। तो मैं ऐसे प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आती हूँ तो मुझे बहुत ही गौरव महसूस होता है। मैंने अपने माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके जो मैंने अपनी बातों को विधान परिषद में रखने का काम किया है, न सिर्फ अपने प्रतिनिधियों के वेतन भत्ते की मांगों को उठाने का काम किया है। अगर आपने देखा होगा तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि वार्ड सदस्यों को अगर जो है 2000 का जो वेतनमान नहीं कर सकते हैं उसको, जो कार्य वो 7 निश्चय के माध्यम से कर रहे थे
जो उन्होंने नल जल योजना चलाई थी, उसकी देख रेख का कार्य संविदा भी दूसरे लोगों को दिया जा रहा था करने के लिए। लेकिन हम लोगों ने ये मांग उठाई थी कि हमारे वार्ड सदस्यों का जो वेतनमान है वो मात्र 600 रुपये है, और ये पूरा कार्यकाल उनको उसमें गुजारा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनको हर संभव जो है लोगों के बीच में जाना होता है, लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, उनको चाय पिलाने का खर्चा, ब्लॉक तक जाने का खर्चा, तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो वार्ड सदस्यों को करने पड़ते हैं। तो इससे जो है कि उनका गुजारा नहीं हो सकता। कम से कम उनको सम्मानजनक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक मानदेय होना चाहिए, एक वेतन होना चाहिए। लेकिन अब कुछ असुविधाएं थी, कुछ समस्याएं थी सरकार की तरफ, लेकिन हम लोगों ने सरकार को ये कहा, हम लोगों ने ये बताया कि अगर आप जो संविदा पे दूसरे लोगों को रख करके जो काम करना चाहते हैं, जो योजनाएं जो 7 निश्चय के माध्यम से चल रही थी, उसके रख रखाव के लिए जो लोगों को आप वेतनमान देने का काम कर रहे हैं, अगर वही वेतनमान आप वार्ड सदस्यों को देने का काम करें तो जिस कार्य को उन्होंने किया तो उसका सुचारू रूप से संचालन भी वही करेंगे और शायद ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। और सरकार को लगा कि शायद ये अच्छा एक दृष्टिकोण है, और उन्होंने इस दृष्टिकोण को सुना भी और समझा भी और इस पर अपना नियम भी लाया। और वार्ड सदस्यों को हम लोगों ने 2000 का बढ़ोतरी जो है एक वेतनमान के रूप में ना सही, लेकिन अगले दूसरे परिपेक्ष में उनको देने का काम किया है। इसके अलावा भी हम लोग चैलेंजिंग देखते हैं इस बार का जो चुनाव है, कोई विपक्ष में है आपका? देखिए, हम लोगों ने एक जनप्रतिनिधि के रूप में सभी लोगों के खुशी में, उनके दुख में, उनके बच्चे के जन्म से लेकर के मरण तक के परिस्थितियों में उनके घर में उनका साथ देने का काम किया है। उनमें सुख में उनके घर गए हैं, खुशियाँ बांटी हैं, उनके दुख में उनके परिवार के साथ उनको जो है ढारस बंधाया है। तो मैं नहीं समझती कि पूरा 6 साल का जो कार्यकाल है मेरा इतना जद्दोजहद वाला है। मैं तो स्ट्रगल कर रही थी 6 साल में। 6 साल में तो मैंने अपने आप को दिखाने का प्रयास किया है कि मैं सक्षम हूँ आपके बीच रहने के लिए। तो अभी की जो परिस्थितियां हैं शायद उसी का फल है कि आज मुझे अपने आंखों के सामने या पूरे नालंदा में लोग अगर कहते हैं कि आपके सामने मैडम कोई नहीं है, तो ये मेरा सबसे बड़ा फल है कि हम लोगों ने इतना काम किया है। और ख़ास करके मेरे जो पति जो पहले भी एमएलसी थे और मेरे एमएलसी होने के बावजूद भी वो हमेशा कार्य करते रहे हैं, लोगों के बीच में बने रहते हैं। और जो भी कार्य होता है जहाँ पे मैं सक्षम अपने आप को नहीं पाती हूँ तो मैं उनके द्वारा भी करवाने का काम करती हूँ कि भाई आप मेरा सहयोग करें, ये हमारे लोग हैं और इनको कोई असुविधा हो रही है तो उस असुविधा को आप निराकरण करने में मदद करें। तो वो भी लग के उस काम को करते हैं। तो हम लोगों को तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे पता चला कि हमारे जो विपक्षी जिन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया था, मैं प्रसन्न थी कि वो हमारे मुखिया थे, हमारे भी प्रतिनिधि थे और हम लोग उनके वोट के द्वारा ही चुनाव जीत करके आए थे। तो कम से कम जो है मैं खुश थी कि वो कम से कम उनको ये मौका मिला, क्योंकि खास करके राजद में तो ये व्यवस्था है ही नहीं। लेकिन चलिए, प्रतिनिधि के रूप में उनको मौका मिला था और मुझे खुशी थी कि हमारे ही लोग हमारे सामने खड़े हैं, तो एक अच्छा चैलेंजिंग होगा। लेकिन पता चला कि वो मैदान छोड़ के चले गए, दुख भी हुआ। लेकिन फिलहाल अभी इस परिस्थिति में मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और हमारे लोग भी जो है वो खुश हैं कि भैया आपके सामने तो कोई भी नहीं है। और मैं भी खुश हूँ कि चलिए ठीक है, हम लोग ने इतना काम किया है और इसका फल मिल रहा है कि आज हमारे सामने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। तो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का भरोसा, हमारे नालंदा की जनता का भरोसा, हमारे नालंदा के जनप्रतिनिधियों का भरोसा मुझे मिला है और मैं पुनः एक बार फिर से चुनाव जीत करके आने का काम करूँगी। कितने वोटों का फर्क रहेगा इस बार जीत में आपको? देखिए, इससे पहले हमारे सामने रंजीत डॉन थे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल वाला मुकाम लाया था, लेकिन उस समय मैं 672 वोटों से जीत पाई थी। और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह की परिस्थितियां हैं और सामने में कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा है, उम्मीदवार तो घूम रहे हैं लेकिन लोग उनको भाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता नहीं है कि ये शायद उतना सक्षम हो सकेगा। और जिस तरह से नालंदा में राजू यादव जी और मैं रीना यादव के रूप में जिस तरह से लोगों के समक्ष रही हूँ और अपनी भूमिका हम लोगों ने प्रदान की है, तो उन लोगों ने हम लोग पे भरोसा जताया है। और जहाँ भी लोग जाते हैं उम्मीदवार को वो सीधे कह देते हैं कि भैया हमारा वोट जो है वो रीना यादव को है, राजू यादव को है और हम लोग आपको वोट नहीं कर सकते, हमें माफ़ करें। तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो ये वोट है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 3753 वोट लगभग है। मैं समझती हूँ कि 3000 तो कम से कम हमारा वोट आना चाहिए और 3000 से हम लोग चुनाव जो है जीत करके फिर से पुनः आने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ रीना देवी, जिन्हें रीना यादव के नाम से भी जाना जाता है। भले ही बाई एक्सीडेंटल वो एमएलसी बने, लेकिन इस पद को वो बखूबी निभाया है इन्होंने और मजबूती के साथ, सदन हो या फिर सदन में जनप्रतिनिधियों की बात रखने की हो या फिर क्षेत्र में भ्रमण करने का हो,
हर मौके को इन्होंने बखूबी भुनाया है और आज एक मजबूत महिला की छवि लेकर ज़िले में ये अपना नाम स्थापित कर चुकी हैं। निश्चित रूप से इनके सामने भी क्षेत्र में अन्य जो पार्टियां हैं, राजद हो गई, लोजपा हो गई, वो भी कहीं दिख नहीं रही है और ना ही उनका जो कोई समर्थक है वो कहीं पे जनप्रतिनिधियों के बीच वोट मांगने के लिए जा रहा है। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि इनके जीत का जो मार्जिन है वो कितना बढ़ता है। हालांकि ये आश्वस्त हैं कि इनकी जीत इस चुनाव में सुनिश्चित है। जो नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा जताया है, बखूबी वह उस पर खरे उतरेंगे। नालंदा से मेट्रो न्यूज़ के लिए सूरज कुमार।